आज के इस रिव्यू में आपको दो चीजें 100% क्लियर होने वाली हैं। नंबर 1, केस नंबर 9 ड्रामे का एंड क्या होगा, एंड नंबर 2, दोनों में से कौन जीतेगा। क्या सहर केस जीतने वाली है या जीतने वाला है कामरान। इन दोनों चीजों का आंसर मैं बड़ा लॉजिकल वे में करने वाला हूं, क्योंकि जब मैंने लेटेस्ट जितनी भी एपिसोड्स देखी हैं, यहां पर टीजर देखा है, तो कड़ियों से कड़ियां मिलाकर अब हम फाइनली इस पोजीशन पे हैं कि आपको 100% क्लियर कर दें कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा। तो इससे पहले कि बहुत सारे लोग सारी वीडियो देखने के बाद एंड पर ये कमेंट करके जाएं कि यार आप लोगों ने तो स्पॉइलर दे दिया, आप लोगों ने तो ड्रामे का मज़ा ख़राब कर दिया, तो भैया ऐसे में वो लोग छोड़कर जा सकते हैं वीडियो। वो लोग जिनके पास नहीं है टाइम, ना ही वो इतना ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि ड्रामा ऑब्वियसली ड्रैग भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोगों के लिए वीडियो बड़ी स्पेशल होगी, क्योंकि मैं इसके अंदर क्लियर करने वाला हूँ कि केस जीतेगा कौन और कैसे जीतेगा, आने वाली एपिसोड में कैसे स्टोरी चलेगी, और ख़ास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग और कौन से स्टूपिड सीन थे। तो फिर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग में यहाँ पर कामरान जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुखलाहट का शिकार तो उस टाइम से ही हो गया है जिस टाइम से इसने बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर जाकर ये बयान देने की कोशिश की कि ऐसे में वो बड़ा इनोसेंट है, और फिर बिनिश के जो क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस की बेस के ऊपर यहाँ पर बाद में फिर जो उसका बेचारा वकील होता है वो भी नहीं संभाल पाता सिचुएशन को, फिर आकर यहाँ पर जो उसके घर के मुलाजिम हैं वो बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देकर गए हैं, किसी की बात किसी से नहीं मिल रही थी, जिसके बाद मामला इतना ख़राब हो जाता है कि अदालत जो है वो रोहित को बुलाती है। अब डेफिनेटली बॉल रोहित के कोर्ट में ही है, और रोहित कुछ भी बोलेगा तो उससे केस का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रोहित उस दिन उस मौके पर आया था जिस दिन ये सारा सिनेरियो हुआ। बाकी मुलाजमों के बारे में तो मतलब क्या सराइयाँ है ना, एक बंदा कह रहा है कि हाँ वो वहाँ पर थे ही नहीं, एक कह रहे हैं कि नहीं वहीं पर थे। तो इसलिए रोहित का तो दोनों पार्टीज एडमिट करती हैं कि हाँ रोहित वहाँ पर था, और रोहित एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि जिसके ऊपर सहर को भी बहुत बिलीव है, सहर की वकील को भी बहुत बिलीव है, बुखारी साहब भी ये चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जो कामरान है उसने भी कई दफ़ा जिक्र किया रोहित का इस सारे केस के अंदर। तो रोहित को एक बड़ा मेन कैरेक्टर रखा गया है इस ड्रामे के अंदर कि जिसकी स्टेटमेंट से पूरी की पूरी काया पलट सकती है। अब यहाँ पर वो किसका साथ देगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें प्रीवियस एपिसोड में, जहाँ पर हमारा कामरान जो है वो आकर रिक्वेस्ट कर रहा था रोहित की वाइफ से, मनीषा से ये कह रहा था कि वो किसी भी तरह से सहर को कन्विंस करे। उसने उसके आगे कुछ बातें रखी कि तुम उसको पैसों की ऑफ़र दो, मैं हर तरह से उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। मतलब जो कुछ भी इस टाइम आप इस शख्स से डिमांड करोगे ये वो देने के लिए करने के लिए तैयार है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा हो कि आपकी बाकी की सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जानी है, या फिर इनवर्स सिनेरियो आपको सजाए मौत भी हो सकती है। तो ऐसी दौलत का क्या करना, या ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या करना, इसलिए वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। लेकिन मनीषा का जो कैरेक्टर है वो तो शुरू से ही मतलब इसी चीज़ पे कि हाँ उसने बस हक सच का साथ देना है। दैट इज़ ओके, मतलब होती हैं इस तरह की लड़कियां जो बहुत ज़्यादा अपने रूल्स को लेकर या फिर ओवरऑल सोसाइटी की हेल्प करना चाहती हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। बट मनीषा का जो कैरेक्टर है यहाँ पर मैं सबसे पहले उसको डिस्कस करना चाहूँगा। ये बहुत ही फेक और अनरियलिस्टिक कैरेक्टर है। मतलब आपके हस्बैंड का तो इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं है ना। रोहित बीइंग वेरी एजुकेटेड, वेरी डिसेंट, आप उसके ऊपर क्यों हर वक्त शाउट करती रहती हैं, या आप उसको क्यों इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हैं कि वो अदालत में जाकर सहर के हक में ही बयान दे। अगर भैया वो इस केस से दूर रहना चाहता है या फिर वो नहीं डिस्कस करना चाहता, तो आप उसको इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर क्यों कर रही हैं। आई थिंक कि मनीषा को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इस सारे केस के अंदर अपने रिलेशनशिप से भी ज़्यादा सहर को वैल्यू दे रही है, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, आप किसी को सपोर्ट ज़रूर करते हो टू सम एक्सटेंट, लेकिन आप कभी भी अपने हंसते बसते घर को ख़राब नहीं करोगे। ना ही आप कुछ ऐसा करोगे कि मतलब जिससे आप अपने हस्बैंड से आए दिन फाइट्स करो, उसको बार बार छोड़ कर जाओ, और यहाँ तक कि उसको धमकी भी लगा दो कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं वो करूँगी, मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। तो मनीषा का जो कैरेक्टर है वो तो मतलब सुपर फेक है, मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं आता। किसी भी वाइफ को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने हस्बैंड का ख्याल रखे, अपने रिलेशनशिप का ख्याल रखे। दुनिया में बाकी जो झमेले हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि आपका रिलेशन कहाँ पर स्टैंड करता है। आप अपने रिलेशन को स्टेक पर रखकर किसी को इंसाफ दिलवा रहे हो, और वो भी मतलब जहाँ पर आपके हस्बैंड की गलती नहीं है, उसके आगे से दोस्त की गलती है। वो अगर सपोर्ट, उसने एक मोमेंट पर ये भी कहा था हमारे रोहित ने कि ठीक है मैं कामरान के हक में गवाही नहीं दूंगा, लेकिन मैं सहर के हक में भी गवाही नहीं दूंगा, मैं इस केस से दूर रहूंगा। लेकिन ये उससे भी ओके नहीं थी। शी रियली वांटेड कि नहीं ये जाकर सहर के हक में बयान दे।
जो मनीषा की बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे रोहित शायद उसका शौहर नहीं बल्कि सहर है। तो ये थोड़ा सा मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहता था। खैर, अब आपने देखा कि जिस टाइम कामरान आकर यहाँ पर उसको ये सारी ऑफर्स देता है, तो वो बंदी जो अपना हस्बैंड ख़राब करने को तैयार है, घर ख़राब करने को तैयार है, घर छोड़ने को तैयार है, जो कि इनफैक्ट नेक्स्ट एपिसोड में छोड़ भी देगी, वो कैसे बताता हूँ। लेकिन वो कैसे बात मान सकती है कामरान की, कैसे रिक्वेस्ट मान सकती है, उसने डेफिनेटली उसको टोन डाउन किया और वो वहाँ से चला गया। अब आप देखें कि इस सब के बाद जब कामरान ने ये रिक्वेस्ट डाली या फिर वो बड़ा अपोलोजेटिक हो रहा था, उसने फिर भी अपने एग्रेशन को कंट्रोल में नहीं रखा। उसने ये नहीं किया कि यार मैं जाकर फ्लैट होकर सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ, कान पकड़ लेता हूँ, या फिर खुद से आकर कुछ ऐसी वीडियो ही बना देता हूँ कि हाँ मेरे से ये सारा कुछ हो गया। हाँ, वीडियो तो खैर नहीं बनाता क्योंकि उससे तो फ़ौरन से एक प्रूफ मिल जाना था, लेकिन किसी भी तरह से वो खुद से अप्रोच कर सकता था, माफ़ी मांग सकता था, घर में उसके सामने आकर खड़ा हो सकता था। ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसने क्या किया कि जाकर एक और सोशल मीडिया की कैंपेन चला दी। देखिए, सोशल मीडिया की जो कैंपेन होती है ना, आज के दौर में ठीक है, जहाँ पर इसका बड़ा इम्पैक्ट है वहाँ पर ये भी बड़े आसानी से नज़र आ जाता है कि कौन सी पेड कैंपेन है और किसका क्या रिजल्ट है, किन अकाउंट से हो रही है और कौन किसको एक्चुअली में सही से फॉलो करता है। मिसाल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है कि इतना पैसा लगाकर ये जिन अकाउंट से सारी कैंपेन चला रहा था वो सब फेक अकाउंट है। आप ऐसी कोई भी पोस्ट अगर वायरल हो रही हो, आप उस पर्सन के ऊपर क्लिक करें तो पता चल जाता है कि अच्छा यार इसका तो पहले कोई ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है, ये तो फेक प्रोफाइल्स के ज़रिए सारी मार्केटिंग हो रही है। और ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर ये काम बहुत ज़्यादा चलता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जितनी भी कैंपेन्स हो रही होती है, मोस्टली आप कह लें कि वो ऑर्गेनिक नहीं होती, वो सारी पेड होती हैं। तो जब उसने ये सारा कुछ करके देखा, पहले उसने थोड़ा सा किया, उसको थोड़ी सी बदनामी हुई, बट जब एक इतना अहम जो है ये पॉइंट अदालत में डिस्कस हो चुका है कि अगर सहर का कैरेक्टर कैसा भी हो, लाइक अगर आप उसको सोशल मीडिया पर बैड कैरेक्टर एक्सपोज करना चाह रहे हो, तो उसके रेप के साथ उसके कैरेक्टर का कोई लिंक नहीं है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि कोई प्रोस्टिट्यूट भी अगर उसके साथ भी रेप हुआ है, चाहे आपका उसके साथ कोई भी गहरा कनेक्शन है, अगर आपने उसके साथ रेप किया है या वो जितनी मर्जी बुरी थी कैरेक्टर वाइज, आप इस चीज़ को अदालत में साबित नहीं कर सकते कि हाँ कैरेक्टर बुरा था इसलिए रेप जस्टिफाइड है। तो इसीलिए इसका सबका तो फ़ायदा ही नहीं था। लेकिन फिर भी चूंकि हमारा कामरान बहुत डेस्परेट हुआ, उसने जाके कैंपेन की, जिसका आगे से बैकलैश तो आना था। क्योंकि अगर सवालात सहर की फैमिली से होंगे तो सहर भी अब कहेगी कि ठीक है यार, अगर इतना सब कुछ करके मैं सबके सामने आ गई हूँ तो मुझे वीडियो बनाने में कोई हर्ज नहीं है। एक वीडियो पहले बनाई थी, एक वीडियो अब बना देती हूँ। अब जब वो दोबारा से वीडियो बनाती है और यहाँ पर डेफिनेटली जो इंसान जिस बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहा होता है, उसके आंसू बता रहे होते हैं, उसकी बात बता रही होती है, कैमरे के सामने होते हो, लेकिन आप एक सर्टन लेवल तक एक्टिंग कर सकते हो। लोग बड़े समझदार होते हैं, जो सही समझदार लोग हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, वो बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो लोगों ने जब ये देखा कि हाँ यार ये सच बोल रही है, हमें इसी का साथ देना चाहिए, तो वहाँ पर आपने देखा कि एक मेजर चंक जो है वो सहर के साथ मिल गया। अब इस सब के बाद फिर से हमारा जो कामरान है वो एक और नई गेम खेलता है। यहाँ पर बुला लेता है रोहित को, और रोहित को बुलाकर आप देखें कि बजाय इस मूवमेंट पर आप उसको ये कहो कि यार मेरे से 100 गलतियां हो गई होंगी, प्लीज़ मुझे किसी तरह से बचा ले, मैं जानता हूँ मेरे से गलती हुई है, लेकिन कभी मैंने तेरी जान बचाई थी, अब तू मेरी जान बचा दे, कोई ऐसी बात करता। लेकिन वो यहाँ पर भी उसके साथ उल्टी बात करता है। उल्टी बात ये करता है कि भाई तुम जाकर एक दफ़ा मेरे कहने पर सहर को कन्विंस करो। अब देखो, एक इतना जेंटलमैन, इतना डिसेंट बॉय जो अब तक न्यूट्रल था, अब अगर जाकर सहर को ये कहेगा कि तुम पैसे ले लो या फिर कामरान की तरफ से ये सारा कुछ है, तो सवालात उसकी नीयत पर भी उठेंगे कि आखिर उसको ये सारी चीज़ें क्यों एक्सेप्टेबल हैं। अब वही होगा कि यहाँ पर जब सहर को जाकर वो नेक्स्ट एपिसोड में पहले तो जाकर उसको ये कहने की कोशिश करेगा कि किसी तरीके से मेरी दोस्ती को और मेरी फैमिली को बचा लो क्योंकि मैं बड़ा बुरा तरीके से फंस चुका हूँ, तो सहर आगे से कहेगी कि आपकी दोस्ती तो सिर्फ तब भी बच सकती है जब मैं केस हार जाऊँ। हाँ, अगर मैं केस जीत जाती हूँ तो आपकी फैमिली एटलीस्ट ज़रूर बच जाएगी। तो ये बात जब उसको वाज़ह करेगी तो उसके बाद आगे से वो फिर वो ब्लैंक चेक जो है वो दे देगा सहर को कि ठीक है, इस पर जो कुछ मर्जी लिख के ले लो। पैसों की तो बात ही नहीं भाई। अगर पैसों की बात होती तो ऐसे मौके पर बहुत जगहों पर उसको पैसे ऑफर हुए होंगे जो उसने डेफिनेटली डिक्लाइन किए। अब इस सिचुएशन में वो जब आगे से फाड़ कर मारेगी उसके मुंह पर और बताएगी उसकी बेगम को कि किस तरीके से तुम्हारा हस्बैंड लेकर आया था मेरे पास ये प्रपोज़ल कि मैं पैसे एक्सेप्ट करके यहाँ पर केस से पीछे हट जाऊँ, तो मनीषा जो पहले काफ़ी सरफिरी है, उसका एक्चुअल शौहर जो है वो सहर है, तो वो कैसे अपने शौहर की बात नहीं मानेगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और वो घर छोड़कर चली जाएगी। तो घर छोड़ने वाला सीन ये होगा।
अब आप देखें कि इस सब के बाद कामरान जो है ना वो जो रोहित है वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। उसकी बीवी भी घर छोड़कर जा चुकी है। कामरान तो पहले से ही अकेला था, सब लोग अलग अलग हैं और अब अदालत में पेशी भी है। अब अदालत में पेशी से पहले यहाँ पर एक और जो कारनामा कर देगा ना हमारा कामरान, चूँकि जब कामरान को ये बताएगा रोहित कि भाई इस तरीके से मैं लेकर गया था तुम्हारी जो तुमने मुझे इतनी अच्छी सजेशन दी थी और वहाँ पर उसने तो वो चेक फाड़ आई, उल्टा मेरी बीवी भी घर छोड़कर चली गई, अब बता क्या करूँ। तो फिर कामरान उसको फिर वो रिक्वेस्ट करेगा कि देख मेरे दोस्त, तू सिर्फ मुझे बचा दे, बाकी सारे मामला हम सेट कर लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हर बंदे के सामने ये दोनों एक्सपोज हो चुके हैं, एक की नीयत ख़राब है और एक ने काम गलत किया, तो बाद में अगर ये केस जीत भी जाते हैं सारी मिली भगत से, तो ना तो बचेगी कामरान की फैमिली, ना ही बचेगी रोहित की फैमिली, और बिजनेस भी काफ़ी स्टेक पे लग जाता है जब किसी भी सीईओ के कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ जाएं। अब ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली यहाँ पर रोहित बीइंग वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, वो कुछ बहुत अच्छा करेगा और वो अच्छा करने का सोच रहा होगा कि मैं अच्छा करूँगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उसकी ये जो मुश्किल है ये मज़ीद आसान हो जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि जो हमारा कामरान है ना उसको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि रोहित ने अब मेरे हक़ में गवाही नहीं देनी, और यहाँ पर वो डेफिनेटली अदालत में जाकर सच बोलेगा। अब जब अदालत में जाकर वो सच बोल देगा तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरे पास एक वाहिद सहारा यही है कि मैं जाकर अब लोगों को चीख चीख कर बताऊँ कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। इसीलिए फिर उसके दिमाग में वो जो इंटरव्यू है वो आएगा, वो जो इस बंदे का इंटरव्यू जो चैनल का एंकर है जो हमेशा से मर्दों के हक़ में बोलता है, ये वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू देगा और बड़ा बातें लगा कर सहर की कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा और भी ऐसी बहुत सारी बातें कर जाएगा जो उल्टा बैकलैश करेंगी। लोगों को नज़र आ जाएगा कि ये गलत कर रहा है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितने बुरे तरीके से वो ट्रीट करेगा सहर को, तो हमारे रोहित के लिए ये डिसीजन मेकिंग और आसान हो जाएगी कि ये इंसान तो पागल हो चुका है, ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और मुझे अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर फिर आपको दिखाया जाएगा कि रोहित फिर जब अदालत में जाएगा, अदालत में जाकर अदालत को बिल्कुल क्लियर बात बताएगा, उनको एक्सपोज कर देगा किस तरीके से उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसकी अपनी एम्प्लॉई का जो है वो रेप किया, और ख़ास तौर पे वो अब तक इसलिए चुप था क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा एहसान था। लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी फैमिली से, मेरी अपनी फैमिली से इम्पॉर्टेंट या फिर उस लड़की की इज़्ज़त से इम्पॉर्टेंट मेरी ज़िंदगी भी नहीं है। इसके बाद चाहे वो मुझे जान से मार दे या कुछ भी कर दे, लेकिन मैं सच बोलूँगा। तो उसके सच के बाद यहाँ पर सच सबके सामने आएगा और फिर डेफिनेटली मीडिया का भी प्रेशर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो अदालत जो है वो सहर के हक़ में फ़ैसला देने पर मजबूर होगी और देना भी चाहिए। जिस तरह से भैया हमारा ड्रामा आपको ख़त्म होते हुए दिखाया जाएगा, तो इस ड्रामे का एंड ऐसे होगा, केस जीतेगी सहर और यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से सज़ा होते हुए भी दिखाया जाएगा हमारे इस बंदे को जिसका नाम है कामरान। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा एंड हमेशा से मैं कहता हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों को कैसा लगा भैया इस ड्रामे की अब एक्चुअल स्टोरी सुनकर और एक्चुअल एंड को सुन के कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा, जो कि स्पेशली हमने बनाया है प्यारी मरियम के ऊपर, जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, रियली वांट यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।